हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग इस समय जो दिसंबर में होना है सीटेट, उसके लिए एसएसटी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज भी देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। टोटल 5 वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिक हो चुके हैं। आज का ये छठा वीडियो है और ईवीएस को भी हमने अपने इसी चैनल पे स्टार्ट कर दिया है, तो उसके साथ भी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने कम से कम 1-2 फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना भी नहीं भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाबलीपुरम में जो स्मारक है इसको किनके द्वारा बनवाया गया था। आपके पास 4 शासकों के नाम दिए हैं। चोल राजाओं ने बनवाया, या फिर पल्लवों ने, या चेर शासकों ने, या फिर चालुक्य राजाओं ने। तो आप सभी को पता होगा ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है या उसमें स्मारक है, ये सब आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते होंगे कि चोल राजाएं, जो पल्लव थे, जो चेर और चालुक्य थे, ये सब कहाँ के शासक थे। तो ये सब दक्षिण भारत में ही इनका राजपाट चलता रहा। और इसका सही उत्तर क्या होगा, वो तो हो जाएगा पल्लव राजाओं ने। तो जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं उसको पल्लव शासकों ने बनवाया गया था, मतलब पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए कुछ पल्लवों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर हमें राजवंश जानना हो तो हमें उनका समय और कौन रहे उनके संस्थापक और उनकी राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी होती हैं। तो जो पल्लव शासक मतलब कि पल्लव राजवंश रहा है, इसके संस्थापक हम सबसे पहले देखेंगे। तो संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सिंह विष्णु। और इन्होंने 575 ईस्वी में स्थापना की थी और 575 से 600 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा था। इसके साथ आप देखिए कि ये जो मतलब कि सिंह विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये 16th सेंचुरी में की गई थी, 16th सेंचुरी में। और इनकी जो कैपिटल रही वो क्या रही? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव को कांची वैसे भी जो है मतलब कि बोला जाता है, कांची भी बोला जाता है या फिर कांचीपुरम भी बोला जाता है। तो जो मतलब कि पल्लव शासक रहे हैं, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कुछ इंपॉर्टेंट शासकों को देखते हैं, जैसे सिंह विष्णु तो इसके संस्थापक ही थे। सिंह विष्णु के अलावा आप देखेंगे एक इसके शासक हुए जिनका नाम है महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में देखेंगे हम, महेंद्र वर्मन प्रथम। और इनका समय कब से कब तक रहा है? तो इनका समय आप देखिए 600 से 630 ईस्वी तक रहा, यानी कि सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी के रूप में कौन आए? तो महेंद्र वर्मन प्रथम आए। जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इनको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। और ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है? तो वही पुलकेशिन द्वितीय हैं जिन्होंने हर्ष, जो हमारे हर्षवर्धन थे, उत्तर भारत से जो गए थे, मतलब कि दक्षिण भारत में जब इन्वेड करने जा रहे थे, तो जो मतलब कि पराजित किए थे नर्मदा नदी के तट पे। तो यही जो है किनके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो इन्हीं पुलकेशिन द्वितीय ने आगे चल करके जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इनको भी पराजित किया था। कहाँ किनको पराजित किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये चालुक्य मतलब कि जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, इनके द्वारा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को पराजित किया गया। और इसके साथ साथ आप देखिए आगे चल के क्या होता है। तो आगे चल के जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इनके पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है नरसिंह वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम था नरसिंह वर्मन। तो जो नरसिंह वर्मन है वो काफ़ी प्रतापी शासक होते हैं। और ये जो है इनका भी युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, और ये पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी करते हैं और साथ में उनको मतलब उनकी हत्या भी कर देते हैं। और उसके बाद एक उपाधि लेते हैं। कौन सी उपाधि लेते हैं? तो ये उपाधि लेते हैं वातापी कोंड की। कौन सी उपाधि लेते हैं? वातापी कोंड की उपाधि लेते हैं। कौन? तो जो मतलब कि महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उनको जब मृत्यु के घाट उतार दिया, तो उसके बाद वातापी कोंड की उपाधि ली थी। और जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उन्होंने भी एक उपाधि ली थी, और उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? तो उन्होंने उत्तरापद स्वामी की उपाधि ली थी। और कब लिए थे? तो जब उन्होंने हर्ष को पराजित किया था तब। तो ये लोग इस तरह के काम करते थे कि जैसे किसी को पराजित किया तो चलो कोई उपाधि ले लो, ताकि लोग याद रखें ना कि इस टाइम पीरियड से इनका काल जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानिए कि जो पल्लव शासक हैं ये द्रविड़ शैली के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो जो द्रविड़ शैली है,
तो इसके लिए आपको ये भी जानना चाहिए ना कि द्रविड़ शैली है क्या एग्जैक्टली। तो जो द्रविड़ शैली है वो मंदिर स्थापत्य की जो है शैली है। मंदिर स्थापत्य की टोटल 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। अब सबसे पहले तो आप देखिए नागर शैली। ये जो नागर शैली है ये आपको कहाँ मिलेगी? तो उत्तर भारत में, जो हमारे यहाँ अभी भगवान राम अयोध्या का मंदिर बना है ना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, वो नागर शैली में ही बना हुआ है। तो नागर शैली उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में आपको मिलेगी द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली, जबकि जो मध्य है यानी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों के मध्य में जो प्रचलन में है उसे हम कहते हैं बेसर शैली, बेसर शैली। तो ये 3 प्रकार की शैलियाँ हैं जो कि मंदिरों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होती हैं। एक और मतलब शैली, वो एग्जैक्टली शैली नहीं है, इन्हीं के अंतर्गत आती है पंचायतन शैली। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मंदिर बनाई जाती है उसमें जो गर्भगृह होता है यानी जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है उसके आसपास में 3-4 भगवान हैं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। तो ऐसे ही अगर सभी भगवानों के लिए अलग अलग से छोटे छोटे मंदिर बना दिए जाएँ, एक मुख्य देवता की बड़ी मंदिर रहे, छोटे छोटे देवता जो अन्य देवता हैं उनकी छोटी छोटी मंदिर रहे, तो वो जो मंदिर बनाने की कला है ना उसको हम कहते हैं पंचायतन शैली। तो एक बार पूछा गया था पंचायतन शैली क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि पंचायतन शैली भी मंदिर बनाने की ही शैली है। तो जो हमने देखा कि जो दक्षिण भारत में प्रचलित है शैली मंदिर बनाने की यानी कि द्रविड़ शैली, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके जो संस्थापक हैं वो पल्लव शासक माने जाते हैं और बहुत ही फेमस मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया है, मतलब कि ये पूरा समूह ही बनवाया गया है महाबलीपुरम का। तो इसको भी याद रखिएगा। और किनके द्वारा बनवाया गया था तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इन्होंने ही महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। आगे सबसे लास्ट में जो रूलर रहे उन्हें भी देख लेते हैं, ताकि आपको पहले भी मैंने बता दिया कि पहले कौन थे, सिंह विष्णु, फिर उसके बाद देखा आपने कि महेंद्र वर्मन आते हैं, महेंद्र वर्मन के बाद आपने देखा नरसिंह वर्मन आए, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके लास्ट रूलर कौन थे। तो जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था अपराजित वर्मन। क्या नाम था? अपराजित वर्मन। और ये सारी चीज़ें ना आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें नई हैं तो आप इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा। नोट्स बनाते चलेंगे तभी जो है आपको इसको समझने में आसानी होगी, दोबारा से आप इसको रिवाइज़ भी कर पाएंगे। और हमने भी नोट्स ही बनाए हैं अपने एनसीईआरटी के, तभी आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो इसका जो रही मतलब कि अपराजित वर्मन है, इनका समय काल कब से कब तक है? तो मतलब 879 ईस्वी से 897 ईस्वी तक, तो यहीं तक इनका समय काल टोटल रहा है, क्योंकि लास्ट रूलर जो थे वो थे अपराजित वर्मन, और उनका जो अंतिम समय रहा वो कब का रहा? तो 897 ईस्वी का। तो मैंने आपको कांची के पल्लवों के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पल्लव। तो महाबलीपुरम को जो स्मारक समूह है वो पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था, स्पेशली जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उनके द्वारा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? आपके पास 4 ऑप्शन है। घास पौधा नहीं है, तो भैया घास पौधा ही है, तो ये वाला तो गलत है। दूसरा कह रहे हैं कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तीसरा कह रहे हैं कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, तो ये बात भी गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, तो ये बात भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। और कुछ सब्जियां जो फल होती हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो टमाटर होता है ना, उसको हम लोग सब्जियां मतलब सब्जी में यूज़ करते हैं, पर वो एग्जैक्टली फल के मतलब फल में आता है। और इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा केला वगैरह होता है ना, तो केला फल है लेकिन फिर भी हम लोग उसको सब्जी के रूप में भी यूज़ करते हैं। कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं, पक्के पे जो है पक्का जो केला होता है उसको हम लोग वैसे ही खा जाते हैं। और इसके साथ आप देखे होंगे जो सीताफल जिसको हम लोग कद्दू भी कहते हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि उसको हम लोग सब्जी और फल दोनों के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुछ सब्जियां फल होती हैं। एग्जाम्पल में आप सीताफल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किससे पूछा गया है? तो ये मतलब जो हमारा इकोनॉमिक्स है उससे पूछा गया है। तो देख लेते हैं।
इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक आध दो क्वेश्चन वैसे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब चूंकि ये एनसीईआरटी का है तो पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि एक न्यूनतम वेतन, क्या है एक न्यूनतम वेतन? पहला कह रहे हैं कि निम्नतम कीमत है जिसके नीचे श्रमिक अपने श्रम को नहीं बेच सकता। दूसरा कह रहे हैं संतुलन मजदूरी से कम कीमत पर सेट है। तीसरा कह रहे हैं एक उच्चतम कीमत तैयार करता है जिसके नीचे मजदूरी कानूनी तौर पर नहीं की जा सकती। और लास्ट कह रहा है बेरोजगारी कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, कि जो न्यूनतम मतलब कि वेतन होता है, न्यूनतम मजदूरी दर क्या होती है? तो न्यूनतम मजदूरी दर वही होती है कि कम से कम इतना पैसा तो चाहिए ही, यानी कि अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसका एक मिनिमम मतलब कि पैसा हमें मिले जिससे कम से कम हमारा गुजर बसर हो जाए। वरना पता चला हम लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं और हमें 50 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें 50 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है, तो उससे क्या होगा? इससे तो उनका खाना खर्चा भी नहीं चल पाएगा। तो कैसे कोई मतलब कि इतने कम जो है कीमत पे काम कर सकेगा? तो वही कह रहे हैं कि एक न्यूनतम वेतन क्या होता है? एक न्यूनतम वेतन वही होता है जिसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करने को तैयार ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और अभी जो अगला क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से है। कह रहे हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो जो ग्रेट हिमालयन पार्क है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन डी इज द सॉरी गलत हो गया लगता है, सिक्किम नहीं होना चाहिए। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है तो सिक्किम में ही, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आपको सिक्किम में ही मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये है अपना सिक्किम में। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा सिक्किम में। और इसके साथ साथ आप देखिए जो मतलब कि सिक्किम में ये स्थित है, यहाँ जो कंचनजंगा चोटी है वो भी कहाँ मिल जाएगी? तो सिक्किम में ही आपको एक चोटी मिलती है कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी जो है वो कहाँ है? वो सिक्किम में ही है। और ये जो कंचनजंगा चोटी है ये भारत देश के भीतर यानी कि भारत देश की सीमा में हाईएस्ट पीक है। कुछ मतलब हाईएस्ट पीक है किसकी? तो हिमालय की, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया इज कंचनजंगा चोटी। और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 8598 मीटर है। और इसके साथ साथ आप देखिए जो हमारा सिक्किम है यहाँ पे 2 दर्रे हैं जो बहुत फेमस हैं। और वो कौन से हैं? एक तो नाथुला हो गया, ला मतलब होता है दर्रा, तो नाथुला अगर लिख उठा है तो उसके आगे दर्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ जो जेलेपला है, जेलेपला ये भी आपको सिक्किम में मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ये जो सिक्किम है ना, यहाँ पे है चिकन नेक। क्या है? चिकन नेक, चिकन नेक ये एक लोकेशन है चिकन नेक। अब देखिएगा ये जो सिक्किम का चिकन नेक है ये चारों दिशाओं में 4 देशों से घिरा हुआ है। अगर इसके ईस्ट में आप देखेंगे तो ईस्ट में आपको मिल जाएगा क्या? तो इसके ईस्ट में मिल जाएगा आपको भूटान। क्या मिलेगा? इसके ईस्ट में मिलेगा भूटान। इसके वेस्ट में आपको मिल जाएगा नेपाल। क्या मिलेगा? नेपाल। नॉर्थ में आप देखेंगे तो चाइना है, नॉर्थ में आप देखिए चाइना है। और साउथ में तो अपना इंडिया है, ये है चूँकि ये इंडिया का हिस्सा ही है। तो ये जो चिकन नेक वाली लोकेशन है ना, ये देखिए कि तीनों तरफ से 3 देशों से घिरी हुई है और भारत देश का हिस्सा ही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत देश से घिरा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यही चिकन नेक ही वो लोकेशन है जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के रूप में जानते हैं, जिसमें आपको अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, और इसके साथ साथ जो मेघालय है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, तो ये सारी जो लोकेशंस आपको देखने को मिलती है ना, उसको जोड़ के रखने वाला जो लोकेशन है वो क्या है? तो वही सिक्किम का चिकन नेक ही है। और इसको चिकन नेक क्यों कहते हैं? तो ये जो है मतलब मुर्गी की गर्दन के जैसा ना उठा हुआ है, इसी वजह से उसको चिकन नेक कहा भी जाता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सिक्किम। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था, जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है अगर ज्योग्राफी में दिया है तो। कह रहे हैं कि भारत के प्रसिद्ध जो मंगल ग्रह अभियान है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहे हैं बीआरओ। तो बीआरओ को तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसको मतलब कि इनका काम क्या है? तो इनका काम है जो तटीय देश हैं हमारे, तटीय नहीं ये कहेंगे, जिनका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाली जो हमारे राज्य हैं वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जो इलाके हैं वहाँ पे रोड वगैरह यानी रोड कनेक्टिविटी बनाने का काम जो है वो कौन करता है? बीआरओ करता है। तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहे हैं SIS, तो SIS भी नहीं है भैया। और फिर कह रहे हैं MOM, तो मॉम, हाँ यही है, मॉम ऑर्बिटर मिशन ही है।
और DAD तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो जो भारत का प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग मॉम के नाम से जानते हैं, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या कहते हैं इसको? मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, यानी कि मॉम। और इसको जानिए कि कब इसको जो है मतलब कि प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये जो प्रक्षेपण किया गया था वो 5 नवंबर 2013 को किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन स्पेस जो सेंटर है वहाँ से किया गया था। और इसका जो प्रक्षेपण है वो किसको द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा किया गया था। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर से आपका जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि एक मंदी के दौरान, यानी कि अगर मार्केट में मंदी है तो उस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि उत्पादक सतर्कता से आशावादी हो जाएंगे। दूसरा कह रहे हैं इन्वेंटरी में कमी हो जाएगी। तीसरा कह रहे हैं वहाँ क्षमता से कम उपभोग होगा या उपयोग होगा। तीसरा कह रहे हैं बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो बैंक ऋण में विस्तार तो नहीं होगा भैया, लेकिन हाँ जो क्षमता से कम उपयोग है ये जो है आपको देखने को मिलेगा। मंदी है ही इसीलिए क्योंकि जितना मतलब की ज़रूरत है उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। तो जब खपत ही नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मंदी अपने आप में ही रहेगी। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, B2H, और दूसरा B2H के बाद 6 भी है, B2H6। तीसरा आप देखिए NF3। तीसरा कह रहे हैं CCl और CCl3F। और तीसरा क्या है? C6H6। तो इसमें थोड़ा सा जो है टाइपिंग में एरर है, तो C6H6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन सी है इसको कहते क्या है ये भी जानिए। तो जो ऑप्शन सी है यानी CCl3F, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राई क्लोरोफ्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन कहा जाता है किसको? तो जो CCl3F है इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। और इसके साथ इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो फ्रियॉन। तो फ्रियॉन नाम सुन के तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं इनसे जो गैस रिलीज होती है उसको हम फ्रियॉन कहते हैं। और ये हमारा जो वायुमंडल है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, और जो हमारा ओजोन लेयर है उसको नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना हम। और ये बहुत ही मतलब कि अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए। आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? 4,000 नहीं है, दरअसल ये 40,000 है। फिर कह रहे हैं 60,000, फिर कह रहे हैं 80,000, देन 1,20,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 80,000। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 80,000। तो जो हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग में आप देखेंगे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, और इसके साथ साथ 22 भाग थे। तो वो जो हमारा संविधान बनकर के रेडी हुआ था उसमें टोटल कितने जो है शब्द यूज़ किए गए थे? तो उसमें जो शब्द यूज़ किए गए थे वो 80,000 शब्द थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से रिलेटेड है, और आपको बताना है ये किससे संबंधित है। तो कह रहे हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति दिशा सिद्धांत या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो आपको पहले पार्ट से बता देते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है यानी संसद, ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये हमारा जो टोटल अभी वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना हुआ था तो 22 भाग थे। उन 22 भागों में जो है ये 5वां जो भाग है यानी कि भाग 5, उसमें आपको इसके बारे में बताया गया है। भाग 6 में आपको मतलब राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। जो भाग 4 है वो क्या है? वो DPSP यानी राज्य के नीति देशक तत्व, तो ये आपको भाग 4 में मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको भाग 3 में मिल जाएंगे। तो भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल भी बता दे रहे हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक आपको मिलते हैं फंडामेंटल राइट भाग 3 में। और जो हमारा भाग 4 है उसमें आप देखेंगे कि 36 से 51 तक आर्टिकल शामिल हैं। तो अभी जब देखिए 36 से 51 के मध्य आर्टिकल शामिल हैं, इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 43A है वो भी किसके मध्य आएगा? 36 से 51 के मध्य ही आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के नीति तत्व DPSP, और इसी में आपको 43A मिल जाएगा। और ये
किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा, और आप हमसे हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो हमने अपने इसी चैनल पे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा संविधान के स्रोत में। और इसके साथ साथ हमने लूसेंट के भी कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा संविधान के स्रोत, उसमें भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग कहीं से भी जा करके उसको पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प करेगा वो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कहाँ पे है? जंतर मंतर दिल्ली, हम्पी में जो स्मारक है ये, या फिर पट्टदकल में जो स्मारक समूह है, या नालंदा बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, जंतर मंतर दिल्ली। तो ये जो जंतर मंतर दिल्ली है इसको आप देखिए किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो सवाई राजा जय सिंह थे इनके द्वारा बनवाया गया था। और इनके द्वारा ये केवल यहीं पे नहीं, टोटल 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई थी। कितनी? तो 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई थी। और ये कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो आपने देख लिया दिल्ली में है ही, दिल्ली के अलावा और कहाँ पे है? इसके अलावा आप देखिए जयपुर में है, जयपुर में है। दिल्ली के अलावा आप देखिए जयपुर में भी है, मथुरा में है, जयपुर के साथ साथ आपको मथुरा में भी मिल जाएगी, उज्जैन में भी मिल जाएगी। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वाराणसी यूपी में भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है टोटल 5 ऑब्जर्वेटरी बनवाई गई है किनके द्वारा? तो वही सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 2022-23 कहीं पूछा गया है, अपना जो सीटेट का एग्जाम है उसी में इल्बर्ट बिल विवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, मतलब जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से पूछा गया है। कह रहे हैं कि 1883 में जो इल्बर्ट बिल लागू हुआ था उसका विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ था आपको यही बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। तो ये तो यहाँ की बात नहीं हो रही, ये तो जो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था ना उसमें इस तरह का प्रावधान था। तो पहला तो नहीं होगा, तो आप देखिए कि पहला नहीं होगा। अभी ऑप्शन में देखते तो तुरंत हो जाता। अभी देख रहे हैं दूसरा। पहले देखिए दूसरा कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। तो ये बात सही है कि विरोध इस बिल का अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो ये एकदम सही बात है। ये एग्जैक्टली हुआ ही इसी वजह से था, क्योंकि अभी एक मिनट ये वाला भी पढ़ लेते फिर बताते हैं क्या मामला है। तीसरा कह रहे हैं कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के मध्य में समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये बात भी सही है। और चौथा कह रहे हैं कि बिल जो है वो भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। अगर भारतीयों के प्रति वो नस्लवादी नज़रिया रख रहा होता तो अंग्रेजों के द्वारा उसका विरोध भी न किया गया होता। तो चौथा भी गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी। और ऑप्शन बी एंड सी कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो जानते हैं ये क्या था? तो 1883 में जो इल्बर्ट बिल विवाद आया था, ये दरअसल इसमें ये प्रावधान था कि पहले क्या था कि अगर जो है कोई ईसाई है, ईसाई दैट मीन्स कोई अंग्रेज है और उससे रिलेटेड कोई मुकदमा है, तो उसको अंग्रेज जो जज होते थे वही सुन सकते थे। लेकिन ये इल्बर्ट बिल आने के बाद थोड़ा इसमें परिवर्तन किया गया कि अब जो है जो विदेशी हैं यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके जो मुकदमे हैं उसको भी भारतीय जजों के द्वारा सुना जाएगा। तो इसी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को बहुत दीनहीन दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि हम लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, और जो अंग्रेज हैं वो बड़े सभ्य हैं, बड़े मतलब कि मतलब सुशील हैं, दुनिया भर का हेन तेन है। तो जो जो हेन तेन हो सकता है वो सब अपने आप को मानते थे। तो इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि अगर भारतीयों के द्वारा हमारा मुकदमा सुना जाएगा तो हमारी तौहीनी हो जाएगी। तो पहले तो कुछ इज्जत थी ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते रहते हैं ना, वही कंडीशन थी उनकी। चलिए फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो इसको भी देख लीजिए। पीवाईक्यू ही है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम लोग पीवाईक्यू को भी डिस्कस करते चल रहे हैं। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के क्या कारण है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो मतलब कि
शहर है, गांव से लोग शहरों में बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, और जब शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं तो चूंकि एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, एरिया तो सीमित ही है, लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उससे क्या हो रहा है, उससे है कि जो स्लम एरिया है उसमें वृद्धि हो रही है। स्लम एरिया किन्हें कहते हैं, वही जहाँ बहुत गंदी नालियाँ होती हैं, बहुत ही मतलब कि निम्नतम स्थिति में जहाँ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उसे हम लोग स्लम एरिया कहते हैं। तो जो धारावी है मुंबई की, वो तो मतलब कि सबसे मतलब बड़ी सबसे बड़ा जो है स्लम एरिया वो माना भी जाता है, धारावी मुंबई का, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो स्लम एरिया है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये जो वृद्धि है, या ये कहें कि जो गांव से लोग प्रवास कर रहे हैं शहरों में, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है कि गांव को छोड़ करके लोग शहरों में अधिकाधिक जाने को विवश हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। अधोगति मतलब होता है कि शहरी क्षेत्रों में जो जीवन की स्थिति है उसमें गिरावट आ रही। तो ये बात तो नहीं है, अगर गिरावट आ रही होती तो लोग अपना घर-बार छोड़ कर के वहाँ बाहर क्यों जाएँगे रहने के लिए? तो ये नहीं है इसका कारण। दूसरा कह रहे हैं ग्रामीण कामगार बाज़ार में विघटन, तो दूसरा तो सही है। जो गाँव का एरिया है ना, वहाँ आप देखेंगे कि रोज़गार नहीं होता है। केवल खेती अकेले का रोज़गार है, और जो खेती का भी रोज़गार है वो सीज़न पे है। हर वक़्त वहाँ उसका भी मतलब खेती का भी रोज़गार नहीं रहता। तो दूसरा तो सही। तीसरा कह रहे हैं घटी हुई कृषि उत्पादकता, तो ये भी सही है। कृषि का उत्पादन जो उत्पादकता है वो भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और लोग जो नए लोग हैं वो खेती-बाड़ी में आना भी नहीं चाह रहे हैं, जो पुराने हैं किसान वही अपना पारंपरिक तरीके से खेती करते जा रहे हैं, तो जो इसकी उत्पादकता है वो भी निरंतर घट ही रही है। और चौथा कह रहे हैं कि संख्या क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल, तो ये कह रहे हैं कि ये ग्रामीण आगे लिखा था, ग्रामीण संख्या क्षेत्र में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल। अगर ग्रामीण जो क्षेत्र की जनसंख्या है वो कुशल कार्य मतलब उसका जो कार्यबल है वो कुशल हो जाए, तो फिर हमें शहरों में पलायन करने की क्या ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे ही अपना खुद का रोज़गार स्टार्ट करें, खुद भी कमाएँ, 4 लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। तो ये भी इसका जो है रीज़न नहीं होगा, ये गलत है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी क जो कार्यबल है वो कुशल नहीं है, बल्कि अकुशल लोग हैं, पढ़ना-लिखना भी नहीं है उनको, और खेती-बाड़ी में भी ढंग से कुछ काम नहीं आता है, फरुहा भी चलाने कह दो तो सो-सो के चलाएँगे, तो इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि गाँव में जो है एक तो काम की बहुत कमी है, रोज़गार नहीं है, और दूसरा जो है अकुशल लोग जो है ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं, और तो इनके पास कोई और मतलब कोई और ऑप्शन नहीं बचता है शहरों में पलायन करने के अलावा। अब जैसे हम लोग यूपी से हैं, हमारे यूपी में लोग सूरत बहुत जाते हैं, सूरत जाएँगे, महाराष्ट्र में जाएँगे, मुंबई तो भाई सबके सपनों का शहर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से उधर जाते हैं, और हैदराबाद भी चले जाते हैं, और इवन भारत देश को छोड़ो विदेशों में जाते हैं, सऊदी जाएँगे, दुबई जाएँगे, तो ये सब काम करने के लिए एज़ अ मज़दूर इधर जाते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हमारे यहाँ गाँव में उपलब्धता नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए, ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन्स आते हैं ना, ये सब पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछता है आपका वो सीटेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, 4 बार में पढ़ लेंगे। कह रहे हैं कि सभी जो व्यक्ति है वो कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो सभी जो है व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, ये बात आपको बताना है। तो हमारा जो संविधान है आर्टिकल 14 टू 18, आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 से 18 के मध्य में हमें समानता का अधिकार दिया गया है। वहीं से उसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहे हैं कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो ये भी आप एकदम सही है, आर्टिकल 15। और फिर आप देखिए कि जो असमानताएँ हैं वो समाप्त हो गई हैं। तो क्या आपको लगता है भैया कि भारत देश में असमानताएँ समाप्त हो सकती हैं? नो, बड़ा वाला क्रॉस लगाइए। ना, बिल्कुल भी नहीं। असमानता तो ना समाप्त हुई है, ना कभी होगी। इवन भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में असमानताएँ बहुत ही गहरे तरीके से व्याप्त हैं। अब अब जैसे अपने यहाँ है, अपने यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है, तो जैसे बहुत ज़्यादा अमीरी-गरीबी का जो है अंतराल है। अगर आप ये यूएस में चले जाएँगे तो वहाँ पे कौन ज़्यादा कौन ज़्यादा अमीर है, कौन कम अमीर है, इस तरीके का लॉजिक चलता है। तो जो असमानताएँ हैं वो हमेशा ही समाज में व्याप्त थी, अभी भी व्याप्त है, और हमेशा व्याप्त रहेंगी भी, कितना भी एड़ी-चोटी का जोर लगा लो। फिर आप देखो कह रहे हैं ये समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा
में जीवन सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अकेले आप निकाल दीजिए, बाकी जो भी ऑप्शन बच रहा है वही इसका सही आंसर होगा। तो अब देखिए, अगर आपको ऑप्शन सी पता है तो सारा का सारा एक ही बार में आपको उत्तर मिल जा रहा है। ए, बी, डी आर करेक्ट। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑफिस जाने वाली जो महिला है जिसे वेतन और सम्मान मिलता है, इसके द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में जो घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम है इसको अनदेखा तथा अद्वितीय किया जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला कह रहे हैं कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, दूसरा कह रहे हैं घरेलू काम के लिए कम समय, और तीसरा कह रहे हैं भारतीय समाज में पितृक व्यवस्था, और चौथा है घरेलू काम का अवमूल्यन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। हालांकि आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें ही ऑप्शन ए को अगर छोड़, वैसे तो सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना सभी ठीक लगेंगे। क्यों ठीक लगेंगे? क्योंकि जो कार्यालयी काम है उसको आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कि महत्व दिया जाता है, जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको दर्शाया जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जो महिलाएं हैं घर में काम कर रही हैं उनको उतना जो है उनके काम को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितना कार्यालयी जो लोग काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है। और दूसरा भी जो है ऐसे ही लग रहा है, लोग इस तरह के मिथ बना के रखे हुए हैं कि जो घरेलू काम है उसमें कम समय लगता है, जबकि जो व्यक्ति घर में काम कर रहा है ना, आप देखेंगे कि वो 24 घंटे में कम से कम अगर काम करता है तो 16 से 17 घंटे काम करता है। 16 से 17 घंटे कम से कम काम करता है। और अगर भैंस गाय पाल लिया है ना तब तो और ही जाने दो, फिर तो सांस लेने को भी छुट्टी नहीं मिलती है। और जो ऑफिस में काम करने जाते हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है कि 6 से 7 घंटे, इवन 8 घंटे, अब उनका बच रहे तो वो 5 घंटे ही काम करें। तो लेकिन इसके बाद भी क्या माना जाता है कि जो घरेलू काम होता है उसके लिए कम टाइम लगता है। करके देखो ना बाबू। फिर आगे देखो, कह रहे हैं कि भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, तो ये बात भी सही है। लेकिन अगर इसको कि जो भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था है, ये बात भी एकदम सही है। जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है उसमें ये माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग जो घरों में काम करते हैं ना उसका कोई पैसा तो मिलता नहीं है, और इवन उसको जो है जीडीपी में भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है लूप होल है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स घर में काम कर रही हैं उनको वो कि रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, जो लोग बाहर ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं जितना उन्हें मिलता है। और लास्ट में आप देखिए घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी कि जो घर में काम कर रहे हैं उनकी कोई इज्जत है ही नहीं, वो उनका काम का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई पैसा भी नहीं मिलना उनको। तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा एग्जैक्टली ऑप्शन डी, यानी जो ऑप्शन 4 है वो सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छा उत्तर जो होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें समा जाएं उसको ही चूज करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अब हम। तो ये देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारतीय नागरिकों को जो अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त जलवायु और इसके अधिकार की व्याख्या की है? तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, निजता का अधिकार हो गया, प्रदूषण मुक्त जलवायु, ये सारे जो अधिकार हमें मिले हुए हैं ये हमें जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मिले हुए हैं। तो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ये सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए गए हैं। और ये है कहाँ जीवन जीने का अधिकार? तो जो हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3, उसमें जो आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल 21 वही हमको देता है जीवन जीने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो हमारा आर्टिकल 19 है ये क्या दिया हुआ है? तो इसमें आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। क्या दी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहाँ दी गई है? तो ये आपको दी गई है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 14। तो ये समानता का अधिकार है। समानता दैट मीन्स कानून की दृष्टि में सारे लोग समान माने जाएंगे। और अनुच्छेद जो 20 है ये दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। एक ही कि काम के लिए आपको डबल बार सजा नहीं दी जाएगी। तो दोहरे दंड से संरक्षण की जो बात है वो कौन करता है? वो करता है आपका आर्टिकल 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये रहे आज की अपने सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। और अगर सब कुछ ठीक लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, हम यही कहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।